ये कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित है और इसमें ऐसे डरावने, रहस्यमय और मानसिक रूप से विचलित कर देने वाले दृश्य शामिल हैं जो कुछ लोगों के लिए असहज हो सकते हैं। इस कहानी में तांत्रिक क्रियाओं, अज्ञात शक्तियों और ऐसे अनुभवों का वर्णन है जिन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं। अगर आप रात में अकेले हैं या सुनसान माहौल में ये कहानी सुन रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि इसका असर आपके मन पर गहरा पड़ सकता है। कमजोर दिल वाले दर्शक या छोटे बच्चे इस कहानी से दूर रहें। नमस्कार मेरे बहादुर साथियों, मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम आरव है और मैं उस वक्त 24 साल का था और सच कहूँ तो जिंदगी मेरे हाथ से फिसलती जा रही थी। मैं इंदौर में रहता था। बाहर से देखने में सब ठीक लगता, एक नौकरी थी, दोस्त थे, हाथ में नया फोन था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। पैसे आते थे पर टिकते नहीं थे। महीने की 15वीं तारीख तक जेब खाली हो जाती थी। काम में कोई बरकत नहीं। हर जगह कोशिश करता, लेकिन हर बार ऐसा लगता जैसे किसी अदृश्य हाथों ने मेरा रास्ता रोक रखा हो। जहाँ किसी दोस्त को प्रमोशन मिलता मैं वहीं रुक जाता, जहाँ किसी का नया बिजनेस पनपता मैं वहीं ढह जाता। रातों की नींद गायब थी। सुबह उठने का मन नहीं करता था। माँ से बात करता तो झूठ बोल देता, सब ठीक है माँ, लेकिन रात को अकेले में रोता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे और कामयाबी के बीच में कोई खड़ा है। तभी एक दिन माँ का फोन आया। बोली, बेटा कुछ दिन गांव चले जाओ, दिमाग शांत हो जाएगा, यहाँ की हवा बदलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं राजी हो गया। सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। मेरा पुश्तैनी गांव था समसिंहपुर, जिला मंडला। बचपन में कभी गया हुआ था, मगर अब सालों बाद जा रहा था। निमाड़ का वो सूखा इलाका, गांव के चारों तरफ खेत, कच्चे पक्के मकान, कुछ पक्के रास्ते, बाकी कच्चे। गांव पहुंचते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वो शांति थोड़ी अजीब थी, जैसे सब कुछ ठीक है पर साथ ही कुछ छुपा हुआ है। जैसे मिठाई में जहर घुला हो। दिखने में सब नॉर्मल पर आंतरिक रूप से बहुत गड़बड़। दिन में सब ठीक लगता, लोग हंसते खेलते, खेतों में काम करते, बच्चे स्कूल जाते, बूढ़े चबूतरे पर बैठकर बातें करते। लेकिन जैसे ही शाम होती वैसे ही पूरा माहौल बदल जाता। सूरज डूबने से पहले ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे बंद कर लिए जाते। आंगन में कोई बच्चा खेल रहा होता तो उसे भी अंदर बुला लिया जाता था। कुत्ते भी चुप हो जाते, सड़कें सुनसान हो जाती। पहली रात मुझे ये अजीब लगा। मैंने अपने चाचा से पूछा, चाचा ये लोग सूरज ढलते ही चुप क्यों जाते हैं अपने घर में, कोई खौफ है क्या? चाचा ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, रात काफी हो गई है, अब बाकी बातें कल करेंगे, अभी तुम सो जाओ। और हाँ, अपने कमरे की खिड़की बंद ही रखना और रात को दरवाजा मत खोलना किसी के लिए भी। उस वक्त मेरी हंसी छूट गई। सोचा इनका सोचने का तरीका है, पुराने जमाने के लोग, बस डर, वैसे ही जैसे बच्चे को भूत की कहानियां सुनाकर डराते हैं। पर बात ऐसी नहीं थी। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता था। घर पुराना था और बहुत बड़ा सा, पर हर चीज पर उनकी नजर रहती थी, क्योंकि चाची बहुत तेज थी। घर में कौन आया कौन गया सब देख लेती थी। मेरे लिए उनसे कुछ छुपाना नामुमकिन था, पर मैंने फिर भी छुपा कर रखा, जो मैंने बाद में किया। तीसरे दिन की बात है। शाम को 4 बजे के आसपास मैं बहुत ऊब गया था। सोचा चलो जरा गांव के आखिरी छोर तक घूम के आता हूँ। मैंने चप्पल पहनी और निकल पड़ा। गांव की सड़कें धीरे धीरे पतली होती गई, फिर बिल्कुल खत्म हो गई। पक्की सड़क गायब, अब बस कच्चा रास्ता, फिर तो वो भी खत्म। आगे जंगल शुरू। जंगल इतना घना तो नहीं था, मगर खौफ जरूर था। पेड़ सूखे हुए, कोई भी परिंदा नहीं, बस सन्नाटा, इतना गहरा कि अपने कदमों की आवाज से ही डर लग जाए। और जब मैं थोड़ा जंगल के अंदर गया तो मुझे एक अजीब सी चीज दिखी। पहले तो साफ दिखा ही नहीं, मगर जब झाड़ियां हटी तो देखा सामने एक बहुत पुराना टूटा हुआ झोपड़ी नुमा खंडहर था। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक कालापन, इतना गहरा लगता था जैसे अंदर ही सारी रातें छुपी हुई हो।
मैं वहीं रुक गया। पैर अपने आप रुक गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर मैं वहां से हटा नहीं, जैसे कोई चीज मुझे वहां खींच रही हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, उधर मत जाओ। मैं चौंक गया। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, उम्र 80 के आसपास होगी। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद कुर्ता पहने, हाथ में एक डंडा और आंखों में अनकहा डर। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा, मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने फिर दोहराया, उधर मत जाओ बेटा। मैंने पूछा, क्यों बाबा, ये जगह क्या है? वो पहले कुछ सेकंड चुप रहे, फिर उनकी आंखें खंडार की तरफ गई, फिर जमीन पर झुक गई। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो एक तांत्रिक का घर है। जो वहां गया वो कभी सही सलामत नहीं लौटा। कैसा तांत्रिक? अब कहाँ है वो? मैंने पूछा। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं जानता, बस इतना मालूम है कि सालों पहले एक तांत्रिक रहता था यहाँ, अकेला। कोई उससे बात नहीं करता था। जो बोलता था कि वो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, पर रात के अंधेरे में उस घर से आवाजें आती थी, बुरी, बहुत बुरी। फिर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गया, कोई पता नहीं चला। पर उसके बाद से उस घर के आसपास कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि दिन में भी कोई नहीं, क्योंकि जो गया वो वैसा नहीं लौटा। मैं पूछना चाहता था कि वैसे का मतलब क्या है, पर बूढ़ा मुड़ा और डंडे के सहारे चलते बना। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस जाता रहा। मैं अकेला खड़ा रह गया। खंडर मेरी तरफ देख रहा था, जैसे बुला रहा हो मुझे। उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलते रहे। कमरे में अंधेरा था और मेरी आंखें खुली हुई थी। मैं सोच रहा था, सब ठीक चल रहा था, फिर ये कहानी शुरू हुई क्यों? पर इतना समझ गया, इस गांव में शाम होते ही लोग क्यों छुप जाते हैं। डर का कोई ना कोई तो कारण है। अगले दिन मैं चुपके चुपके उस खंडार के बारे में और पूछा। किसी को पता नहीं था, या किसी ने बताने से मना कर दिया। बस मुझे इतना पता चला कि उस तांत्रिक का नाम किसी को याद नहीं, पर उसकी ताकत की और उसकी किसी किताब को लेकर गांव में आज भी चर्चा है। लोग कहते हैं वो इच्छाएं पूरी करता था, और बस यही वो लाइन थी जो मेरे दिमाग में घर कर गई। इच्छाएं पूरी करता था। 2 दिनों तक मैं सोचता रहा उस किताब के बारे में, उस तांत्रिक के बारे में, उस खंडहर के बारे में। और हाँ, मुझे उस किताब के बारे में पूरा यकीन था कि वो अभी भी वही होगी। बस एक सवाल था, जाऊं या फिर नहीं। पर तीसरे दिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने जाने का सोचा, पर किसी को बताया नहीं। चाचा काम पर चले गए थे, चाची रसोई में व्यस्त थी। मैंने चप्पल पहनी और चुपके से बाहर निकल गया। इस बार खंडर तक पहुंचना आसान था। पहले गांव की सड़क, फिर कच्चा रास्ता, फिर जंगल। खंडर अभी भी वैसा ही था, सोना, उदास और टूटा हुआ। मैं रुका, दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन मैंने सोचा, एक बार अंदर चलते हैं, क्या ही हो जाएगा। और मैं अंदर चला गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ऐसे लगा जैसे हवा एकदम से भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल था। बहुत तेज गंध आ रही थी, किसी सड़े हुई चीजों की और सीलन की। दीवारों में दरारों से धूप की पतली पतली किरणें अंदर आ रही थी। उसी धीमी रोशनी में मैंने देखा, जमीन पर राख बिखरी हुई थी, कहीं कहीं पुराने जले हुए कपड़े। दीवारों पर अजीब निशान थे, मानो कोई उंगलियों से खरोच कर कुछ लिख रहा हो, या फिर कोई अनुष्ठान का हिस्सा हो। अंदर जाते जाते मैं एक छोटे से कमरे में पहुंचा। वहां एक पुराना लोहे का संदूक रखा था, हरे रंग का, पर जंग लगी चुकी थी। संदूक पर मिट्टी और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ बढ़ाया और वो संदूक खोल दिया। ढक्कन खुला तो अंदर से धूल उड़ी। अंदर कुछ चीजें थी, कुछ ताबीज, कुछ पुराने सड़े हुए कपड़े, जिनका रंग पहचानना मुश्किल था। और उन सब के बीच एक काली किताब। वो किताब सबसे नीचे रखी हुई थी। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया।
जैसे ही मेरी उंगलियां उसके चमड़े को कवर को छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगा, जैसे बिजली का तार पकड़ लिया हो मैंने। पर वो दर्द नहीं था, वो सुन्न करने वाला एहसास था। सिर चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा, पर कुछ सेकंड में सब ठीक हो गया। मुझे उसी वक्त समझ आ जाना चाहिए था कि ये गलत है, पर सच कहूं तो मैंने सोचा, मैं 24 साल का समझदार आदमी हूँ, ये सब अंधविश्वास है, पुराने लोगों की मानसिकता। मैं तो शहर में रहता हूँ, मुझे पता है कि सब क्या झूठ है, पर मैं गलत था। मैंने किताब को अपनी कमीज के नीचे छुपाया और बाहर निकल आया। गांव तक आते आते शाम हो गई थी। चाची दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। बोली, कहाँ थे इतनी देर? अंधेरा हो गया है, तुम्हें पता है यहाँ शाम होने के बाद कोई बाहर नहीं रहता। मैंने बहाना बना दिया, बस चाची थोड़ा टहल रहा था। वो सिर हिलाकर अंदर चली गई, पर उनकी आंखों में मुझे लेकर थोड़ा शक था। मैंने किताब को अपने बिस्तर के तकिए के नीचे छुपा दिया। उस रात कमरे का दरवाजा बंद करके मैंने वो किताब खोली। एक छोटा सा लैम्प जला रखा था। पहले पन्ने पर कुछ उल्टी सीधी लकीरें थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, फारसी लग रही थी या शायद कोई दूसरी भाषा। पर जैसे जैसे मैं पन्ने पलटता गया, अक्षर थोड़े साफ होते गए। धीरे धीरे कुछ शब्द पढ़ गया। शुरू में तो बहुत मुश्किल था, पर किताब पलटते पलटते कोई शब्द दोहराए जा रहे थे। याक्षरी, इच्छा, 21 रात, साधना, बलिदान, पर शक्ति का आदान प्रदान। मैं रोमांचित हो गया। ये सब पढ़कर ऐसा लगा जैसे मैंने कोई प्राचीन गुप्त ज्ञान खोज लिया हो। सोचा, हो सकता है ये सब बकवास हो, पर अगर सच हुआ तो। फिर मुझे वो लाइन मिली, जो साधक 21 रातों तक बिना रुके ये साधना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है, पर हर इच्छा की एक कीमत होती है। पर मैंने उस कीमत के बारे में नहीं सोचा। दूसरे पन्ने पर नियम लिखे थे, साफ साफ नंबर की तरह। पहला, हर रात ठीक उसी समय साधना शुरू करनी है, ठीक 12:03 पर, ना इधर ना उधर। जैसे ही घड़ी की सुई उस वक्त को दिखाए, मंत्र शुरू करो। 1 मिनट पहले गलत और 1 मिनट बाद भी गलत। दूसरा, कोई देख नहीं सकता, अकेले में करनी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी की नज़र लग गई तो साधना टूट जाएगी। तीसरा, बीच में एक भी रात छोड़ी तो विनाश तय है, कोई माफ़ी नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। चौथा, साधना के दौरान पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई तुम्हें बुलाए, चाहे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे, पीछे मत देखना, क्योंकि जो पीछे देखता है वो आधा रह जाता है। ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं लग रही थी, ये कोई अनुबंध था, कोई समझौता। मैं सोच में पड़ गया, ये सब सही है या फिर गलत? तांत्रिक कहाँ गया, उसका क्या हुआ, और सबसे अहम, क्या मुझे ये करना चाहिए? पर अगले पल मैंने खुद से पूछा, तेरी जिंदगी में बचा क्या है? क्या खोना है तुझे? पहले से ही बर्बाद है सब। और इस गलत सोच ने मुझे और अंदर ढकेल दिया। 19 अप्रैल की रात मैंने इस अनुष्ठान को शुरू किया। रात के 12:03, कमरे का दरवाज़ा बंद, खिड़कियाँ बंद, लाइट ऑफ, सिर्फ एक मिट्टी का दीपक। मैंने किताब खोली, मंत्र देखा और बोलना शुरू किया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, बस मेरी और अपनी आवाज़ गूंज रही थी। दूसरी रात कुछ नहीं, तीसरी रात कुछ नहीं, चौथी रात मुझे लगा जैसे मेरे कमरे में 2 लोग सांस ले रहे हैं, ताल मिला रहे हैं मेरे साथ, पर मैंने इग्नोर किया। 5वीं रात सब बदल गया। दीपक की लौ हिलने लगी, हवा के बिना, जैसे कोई फूंक मार रहा हो, पर मैंने मंत्र जारी रखा। अगर मेरा ध्यान भटक रहा था, मुझे साफ महसूस हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरी गर्दन पर एक ठंडी सांस ले रही थी, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास वो लेकर खड़ा है, पर मैंने पीछे नहीं देखा। 6ठी रात सरगम, 7वीं रात फुसफुसाहट, 8वीं रात दीवारों पर परछाइयाँ बनने लगी, 9वीं रात अकेले में हंसी की आवाज़, 10वीं रात बदबू, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस कमरे में रखा हो, 11वीं रात खुशबू अचानक बदल गई, चमेली जैसी सुगंधित। मैंने सांस भर ली। 12वीं रात वो आया, पहली बार, सपने में नहीं, असल में नहीं, बीच का कुछ, पर था।
दीपक के लौ के बीच एक शक्ल बनी, पहले धुंधली फिर साफ। एक औरत, गोरा रंग, काली आंखें, लंबे बाल, मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ हिलाया मानो बुला रही हो मुझे। मैं चौंक कर उठ बैठा। दीपक बुझ गया और पूरा अंधेरा। 13वीं रात को मैं सोच रहा था बंद कर दूं, पर किताब बोल रही थी बीच में छोड़ा तो विनाश। पर अब उसका मतलब समझ आ रहा था। यह मामूली बात नहीं थी, या तो पूरा करो या मरो, कोई बीच का रास्ता नहीं। 15वीं रात से वो मेरे सपनों में आने लगी। पहले तो बस एक नज़र, फिर बातें करने लगी। सपनों में वो बहुत प्यारी लगती थी। मेरे बारे में पूछती, क्या चाहिए, क्या परेशानी है। मैंने सब बता दिया। काम नहीं बन रहा, पैसे नहीं टिकते, घर वाले परेशान हैं, सब तंग है। उसने कहा, बस 21 रातें पूरी करो, फिर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैंने सपने में पूछा, क्या तुम सच में हो? वो हंसकर बोली, सपने और असल में फर्क मत करो, क्योंकि जल्द ही सपना ही असल हो जाएगा। और सही में सपने असल होने लगे थे। मैं सुबह उठता तो बिस्तर पर कोई और ही आकृति के निशान होते, बाल बिखरे होते, कपड़े गीले, ठंडा ठंडा एहसास। मैंने डर के मारे चाची से कुछ नहीं कहा। 18वीं रात, मैं कमरे में बैठा हूँ, दीपक जल रहा है, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, और अचानक दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक हुई। मेरी सांस फूल गई, पर मैंने मंत्र बंद नहीं किया। दस्तक फिर से हुई और तेज। फिर आवाज आई, चाची की। कमरा क्यों बंद किया है? खोलो, क्या कर रहे हो अंदर? मैं चुप बैठा रहा। दस्तक होती रही, फिर चाची बुदबुदाती हुई चली गई। अगली सुबह उन्होंने चाचा से कहा, आरव रात को कमरा बंद करके बैठा रहता है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सुन लिया, पर अब मैं रुक नहीं सकता था। अब आई 19वीं रात। मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मैं दिन में सो पाता था, पर रात की साधना के बाद पूरी रात जागता रहता, देखता कि वो आएगी या नहीं। बेड के पास बैठी रहती, बातें करती, हंसती, कहती, बस 2 रात और फिर मैं तुम्हारी हूँ। 20वीं रात, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। आईने में मैं अपना चेहरा देखता तो पहचान नहीं पाता खुद को। पर वो किताब मुझसे कह रही थी कि अगली रात सब खत्म होगा, सब ठीक होगा। और अब आई आखिरी रात। उस रात कमरे में पूर्णिमा की चांदनी बिखर रही थी, पर अंधेरा छाया हुआ था, अजीब सा। मैंने किताब खोली, सांसें भरी और मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आवाज गूंज रही थी, दीपक स्थिर था, हवा थम गई थी, बाहर कोई चिड़िया नहीं बोल रही थी, कुत्ते चुप थे, पूरा गांव थम गया था। मैंने आखिरी मंत्र पढ़ा और दीपक बुझ गया। बिल्कुल एकदम से अंधेरा हो गया। मैं अपनी सांसें रोककर बैठ गया। तभी एक खुशबू, चमेली की, इतनी तेज कि मेरा पूरा कमरा महक उठा। फिर ठंडी हवा का झोंका, फिर कदमों की आहट, नंगे पांव जमीन पर मेरी तरफ बढ़ते हुए। धीरे धीरे सामने अंधेरे में से एक चेहरा उभरा। पहले आंखें जगमगाती हुई, फिर नाक, होठ, गाल, वो भी बिल्कुल सपनों वाली, उसी गोरे रंग के साथ, उसी मुस्कान के साथ, पर असल में 3 फुट दूर। वो बोली, तुमने कर दिखाया, बहुत खूब। मैं जड़ हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो आगे बढ़ी, मेरे बालों को हाथ लगाया। उसने कहा, अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस बस क्या? मैंने पूछा। वो हंसी, बस बदले में तुम अपनी जीवन शक्ति मुझे दोगे, थोड़ी थोड़ी, हर रोज। और अब मेरी जिंदगी बदलने लगी। पहले कुछ दिनों में ही फर्क दिखा। काम पर प्रमोशन हो गया, जहाँ कभी रुकावटें थी वहाँ रास्ते खुल गए। एक पुराना केस सॉल्व हो गया, पैसे आने लगे अचानक। एक छोटा सा पार्टनरशिप का ऑफर आया, उसमें निवेश किया, दोगुना हो गया। दोस्त हैरान थे, माँ खुश थी। देखा बेटा, गांव की हवा में कुछ तो है। पर असलियत में वो थी
हर रात को आती, बातें करती, कभी बहुत देर तक बैठी रहती, कभी जल्दी चली जाती, पर हर बार जाने से पहले मुझे छूती, हाथ से मेरे हाथ में। और उस क्षण में कमज़ोर हो जाता, जैसे कोई मेरे शरीर से रस निकाल रहा हो। पहले तो मुझे ध्यान नहीं आया, पर धीरे धीरे मैं बीमार पड़ने लगा। सुबह उठता तो थकान होती, जैसे 10 किलोमीटर दौड़ा हूँ। भूख कम हो गई, वजन घटने लगा। रात की नींद नहीं आती, पर सुबह उठने का मन भी नहीं होता। दोस्तों से बातचीत कम हो गई, काम पर ध्यान नहीं लगता था। बस एक ही सोच रहती थी, रात को वो आएगी। हफ्ते भर में मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई। मैंने आईने में जब खुद को देखा तो चौंक गया। एक 24 साल के लड़के के चेहरे पर 50 साल की थकान, आंखों के आसपास काले घेरे, गाल धंस गए, होठ सूखे। मैं खुद को पहचान नहीं पाया। मैंने उस रात उससे पूछा, तुम मेरा क्या कर रही हो? मैं कमजोर हो रहा हूं। वो हंसी, एक अजीब हंसी, वो ठंडी नमी भरी हंसी। और उसके बाद उसका चेहरा बदलने लगा। पहले वो खूबसूरत थी, पर जैसे जैसे वो हंसी, उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी, आंखें गहरी हो गई, नाखून लंबे दिखने लगे। मुस्कान पहले मीठी लगती थी, मगर अब खौफनाक। उसने कहा, तुमने नियम तोड़े हैं। साधना के दौरान तुमने 3 बार डर से मंत्र बीच में छोड़ा। एक रात देर से शुरू किया, एक बार दरवाजा खोल दिया। साधना तो पूरी हुई, पर अधूरी हुई। और अधूरी साधना का मतलब, मैं तुम्हारी जीवन शक्ति पूरी निकाल लूंगी, धीरे धीरे, हर रात थोड़ी थोड़ी, जब तक तुम सूख कर मर नहीं जाते। मैं चिल्लाया, मर? ऐसा क्यों? मैंने तो पूरी साधना की। वो बोली, साधना के दौरान नियम तोड़े, और अब तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं। हर गुजरते दिन तुम बूढ़े होते जाओगे, बीमार होते जाओगे, कमज़ोर, और फिर एक रात तुम सो जाओगे, उठोगे नहीं, और मैं तुम्हें ले जाऊंगी, जो मेरा हक है, तुम्हारी आत्मा। रातें बीतती गई और मैं बूढ़ा होता गया, घड़ी की सुई की तरह, न रुकता न धीमा होता। रोज नई छुर्री, नया दर्द, चलना मुश्किल हो गया, पाँव घसीटने लगे, रीढ़ की हड्डी में दर्द, खाना नहीं पचता, दवाइयाँ काम नहीं करती, क्योंकि ये बीमारी नहीं थी, ये श्राप था। चाची डर गई। उन्हीं के सामने एक 24 साल का लड़का हफ्ते भर में 55 साल के बुढ़े में बदल गया। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया, एक्सरे किया, सीटी स्कैन किया, पर सब नॉर्मल, मगर शरीर बूढ़ा था, हड्डियां कमज़ोर, दिल की धड़कन धीमी। डॉक्टर ने कहा, इसे तुरंत शहर ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। माँ आई, मुझे देख कर रोने लगी। वही लड़का जिसे उन्होंने पाला पोसा, आज बूढ़ा हो चुका था, 1 हफ्ते में। और उस रात मैंने अपनी आखिरी सांस ली। कमरे में वो थोड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी पकड़ ठंडी थी, बर्फ जैसी। और फिर मैंने महसूस किया, कुछ मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है, हल्का सा, जैसे कोई धुआं। मेरी आत्मा, वो मुझसे अलग होती जा रही थी, जैसे वो याक्षणी। उसने मुंह खोला, अंदर कालापन था, अनंत अंधेरा, और मैं उस अंधेरे में समाता जा रहा था। आखिरी नजर में मैंने देखा, मेरा शरीर बिस्तर पर पड़ा था, सूखा हुआ, बूढ़ा, आंखें खुली हुई, पर उनमें जीवन नहीं था, बस डर जमा हुआ था। अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया, कमरा खाली था, बिस्तर ठंडा, मेरा कोई निशान नहीं, बस एक चीज़ थी, काली किताब बिस्तर पर रखी हुई। चाचा ने घबरा कर उठाई, पन्ने पलटे। किताब के पहले पन्ने पर हमेशा किसी साधक की तस्वीर बन जाती थी। कोई लिखा हुआ नाम नहीं, कोई जानकारी नहीं, बस एक चित्र, एक चेहरा, जैसे कोई तस्वीर खींच कर रखती हो। उस पन्ने पर अब एक नई तस्वीर थी, एक बूढ़े आदमी की, जिसकी आंखें खुली हुई थी और उनमें डर भरा हुआ था। बाल सफ़ेद, गाल धसे हुए, होठ फटे हुए, माथे पर झुर्रियाँ। चाची रोने लगी, ये तो हमारा आरव है। चाचा बिना कुछ बोले किताब लेकर बाहर निकल गए, उसी खंडहर में ले जाकर फेंक दिया। पर उन्हें पता था,
कोई ना कोई उसे ढूंढ ही लेगा, और ढूंढ लिया। आज मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। हाँ, मैंने अपना शरीर छोड़ दिया, पर मैं अब भी हूँ कहीं, शायद इसी कहानी के रूप में, या शायद इसी शब्द के रूप में जो तुम पढ़ रहे हो। पर बात यह है कि मैंने एक रात गलती की, और वो गलती काली किताब को खोलना। अगर मैं उसे ना खोलता, आज मैं जिंदा होता, शायद गरीब, शायद असफल, पर जिंदा, सांस लेता हुआ, खाना खाता हुआ, माँ को गले लगाता हुआ। लेकिन अब मैं सिर्फ एक तस्वीर हूँ किसी किताब के पन्ने पर। हर किताब सिर्फ कहानी नहीं कहती, कुछ किताबों तो जाल बुनती हैं, जो पढ़ने वाले को अंदर ही अंदर कैद कर लेती हैं। मैंने 21 रातों की साधना की, इच्छाएं पूरी हुई, पर कीमत मुझे चुकानी पड़ी अपने जीवन की। तुमसे कहूँ तो इस कहानी को बंद कर दो, इस कहानी को आगे मत पढ़ाओ, क्योंकि जितना तुम इसके बारे में जानोगे उतना ही ये तुम्हारे अंदर उतरती जाएगी। पर अगर फिर भी तुम जिद्दी हो, अगर फिर भी तुम जानना चाहते हो, तो याद रखना, मैंने भी जाना था, और देखो मेरा क्या हाल हुआ। बूढ़ा आदमी जिसकी तस्वीर अब तुम्हारे हाथ की किताब में है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।